नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी पंजाब में राहुल के नए अंदाज के विपक्ष के निशाने पर आए संघ प्रमुख मोहन भागवत की। देखेंगे जोशीमठ में कितने बदतर हो रहे हैं हालात। चुनावों से पहले मोदी कैबिनेट में क्या होने वाला है बड़ा फेरबदल। मुफ्त राशन योजना पर क्या है मोदी सरकार का बड़ा फैसला। क्यों दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर मचा है सियासी घमासान। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। त्रिपुरा में चुनाव की तारीखों का कभी भी हो सकता है ऐलान। तैयारी का जायजा लेने के लिए त्रिपुरा पहुंची चुनाव आयोग की टीम। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। भारतीय खाद्य निगम घोटाले को लेकर 3 राज्यों में सीबीआई की छापेमारी। एफसीआई के डीजी को किया गिरफ्तार। दिल्ली में महंगा हुआ ऑटो टैक्सी का सफर। केजरीवाल सरकार के बाद उपराज्यपाल ने लगाई मोहर। ऑटो पर 3 रुपए तो टैक्सी के किराए में 6 रुपए की बढ़ोतरी। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 10 अंक की गिरावट के साथ 60,106 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 18 अंक लुढ़ककर 17,896 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 117वां दिन था। आज पंजाब के सरहिंद से यात्रा की शुरुआत हुई। पंजाब में यात्रा 9 दिनों तक रहने वाली है। पंजाब में अपनी यात्रा के पहले दिन राहुल गांधी एक अलग ही अंदाज में बेधड़क नजर आए। तो आज राहुल को यात्रा में किसका मिला साथ, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा ने आज पंजाब में प्रवेश कर लिया। नए राज्य में यात्रा का शानदार स्वागत हुआ। भारी संख्या में लोग राहुल गांधी और भारत यात्रियों का स्वागत करने पहुंचे। आज सुबह राहुल गांधी के नेतृत्व में सरहिंद से भारत जोड़ो यात्रा की शानदार शुरुआत हुई। पंजाब में आज राहुल गांधी की एक झलक देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं जहां कल राहुल केसरिया पग में नजर आए तो आज राहुल लाल पग में नजर आए। इसके साथ ही आज के दिन की शानदार तस्वीरें कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की हैं। इसके साथ ही सुबह पंजाब की यात्रा शुरू करने से पहले राहुल ने गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में माथा टेका। इसके साथ ही राहुल ने पंजाब की जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। साथ ही किसानों की मेहनत का भी जिक्र किया। लोगों ने कहा कि देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता 3000 किलोमीटर चल रहे हैं और जहां भी मैं जाता हूं मैं कहता हूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। पंजाब का हर एक किसान हमसे ज्यादा चलता है। ठीक है, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक नहीं चलता है, मगर वो अपने खेत में रोज चलता है, मंडी तक पैदल जाता है, खाद खरीदने पैदल जाता है, बीज खरीदने पैदल जाता है। तो हमने कोई बड़ा काम नहीं किया है, ये पूरा हिंदुस्तान ये काम करता है, इन सड़कों पे चढ़ता है। वहीं आज भी यात्रा में शामिल होने के लिए सफाई कर्मियों को बुलाया गया, जिसकी तस्वीरें कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की हैं। इन सब के अलावा राहुल गांधी ने पंजाब में यात्रा के पहले दिन वरिष्ठ पूर्व सैनिकों, प्रसिद्ध पंजाबी इतिहासकारों, अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और कृषि विशेषज्ञों के एक पैनल के साथ बातचीत की। यानी पंजाब में यात्रा का पहला दिन जबरदस्त रहा और इसी के साथ यात्रा का आज का दिन खत्म हुआ। यात्रा लुधियाना में रात्रि विश्राम करेगी। राहुल की यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर है तो वहीं पंजाब में भी राहुल की यात्रा में जनसैलाब नजर आया। आज भी राहुल ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। राहुल के वार से बीजेपी बेहाल है। बेहाल तो संघ प्रमुख मोहन भागवत भी नजर आ रहे हैं, जो अपने ही बयान पर फंस गए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया था, जिसको लेकर विपक्ष आग बबूला हो गया है। तो क्या कह गए मोहन भागवत, देखते हैं ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी पर अक्सर एक खास समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगता है, जिसके चलते विपक्ष अक्सर संघ और बीजेपी पर हमलावर रहता है। ऐसे में अब मोहन भागवत के नए बयान पर बवाल मच गया है और विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है। मोहन भागवत की टिप्पणी पर तंज कसते हुए कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा कि वो इससे सहमत हैं, लेकिन इंसान को इंसान रहना चाहिए। वहीं सिर्फ सिब्बल ही नहीं, भागवत के इस बयान पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी आग बबूला हो गए। ओवैसी ने भी भागवत को आड़े हाथ लेते हुए कहा, मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत होते कौन हैं? अल्लाह की मर्जी से हम भारतीय हैं। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की? हम यहाँ अपने विश्वास को समायोजित करने या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं है।
कपिल सिब्बल और ओवैसी का ये बयान भागवत के उस बयान पर आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि सीधी सी बात है, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही रहना चाहिए। आज भारत में रह रहे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुसलमानों को खुद को सर्वश्रेष्ठ बताने वाली गलत बयानबाजी छोड़ देनी चाहिए। यानी भागवत के बयान पर अब विपक्ष हमलावर हो गया है। देखना होगा कि अब भागवत की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। मोहन भागवत को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी है। अब बात जोशीमठ की, जहां हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। सैकड़ों लोगों को खतरनाक इमारतों से रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी तक 700 से ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी हैं। जमीन धंसने की खबरें भी आ रही हैं। वहीं 86 घरों को असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। इसके अलावा 100 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा चुका है। तो वहीं सरकार और स्थानीय लोग मुआवजे को लेकर आमने सामने आ गए हैं। जोशीमठ इस समय बड़े संकट का सामना कर रहा है। जमीन धंसने से लगातार घरों में दरारें पड़ रही हैं। इस बीच जोशीमठ में प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों की मुआवजे को लेकर चल रही बैठकों में बात नहीं बन पा रही है। लोग मुआवजे पर अड़े हुए हैं और सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की बात कही गई, लेकिन प्रभावितों ने इससे इनकार कर दिया। होटल मल्लारी इन के मालिक ठाकुर सिंह राणा की माने तो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव के साथ बैठक हुई। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा नहीं मिलेगा, लेकिन मार्केट रेट पर होगा। हमने बोला कि मार्केट रेट बता दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बता सकते। तो हमने कहा कि हम भी विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। इधर जोशीमठ में हल्की बारिश शुरू हो गई है। बारिश के चलते कटान और भूधसान का खतरा भी बढ़ गया है। अब तक 723 इमारतों में गंभीर दरारें आ चुकी हैं। जोशीमठ का संकट लगातार बड़ा होता जा रहा है। अभी तक प्रशासन ने 131 परिवारों को उनके घरों से बाहर निकाला है। इन सभी को सुरक्षित शेल्टर में जगह दी गई है। प्रशासन की माने तो जोशीमठ में जिन 723 घरों में दरारें आई हैं, उनके मालिकों को अभी 1.5 लाख की मदद की जाएगी। 50,000 शिफ्टिंग के लिए और मुआवजे के एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। फाइनल मुआवजा क्या होगा ये बाद में तय किया जाएगा। 1 हफ्ते में सर्वे पूरा होगा और उसके बाद ये मदद दी जाएगी, लेकिन लोग इससे सहमत नहीं हैं और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जोशीमठ में बिगड़ते हालात किसी बड़ी मुसीबत का संकेत दे रहे हैं। संकेत तो पीएम मोदी ने भी दे दिया है कि नई टीम में कई मंत्रियों का पत्ता कटने वाला है। मकर संक्रांति के बाद पीएम मोदी अपनी नई टीम का ऐलान कर सकते हैं, जिसको लेकर मोदी कैबिनेट में खलबली मची है या फिर मोदी सरकार को हार का डर सता रहा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। 2023 और 2024 चुनावी साल हैं। इन चुनावों ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा रखी है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी जल्द ही अपनी नई टीम बनाने वाले हैं। मौजूदा मंत्रिमंडल से कौन हटेगा, कौन शामिल होगा, इस मुद्दे पर पार्टी में खामोशी है। हर किसी का यही कहना है कि इस बारे में सिर्फ एक शख्स यानी पीएम मोदी को ही पता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पुनर्गठन मकर संक्रांति के बाद होगा। यही टीम इस साल 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का मोर्चा संभालेगी। खबरों की माने तो संगठन में अनुभवी तेज तर्रार नेताओं की कमी है, इसलिए कम से कम 3 कैबिनेट मंत्री संगठन में लाए जा सकते हैं। एक पूर्व ब्यूरोक्रेट कैबिनेट मंत्री को हटाए जाने की चर्चा है। महिला प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से नुमाइंदगी बढ़ने की भी संभावना है। 5 मंत्रियों का अतिरिक्त प्रभार कम किया जा सकता है। ओबीसी, अनुसूचित जाति और आदिवासी को तरजीह दी जाएगी। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रतिनिधि को दिया जाएगा। गुजरात की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले को इनाम दिया जाएगा। हिमाचल, दिल्ली एमसीडी चुनाव में हार के लिए जिम्मेदार चेहरों को बाहर किया जा सकता है। पुनर्गठन में शिवसेना के शिंदे गुट को एक स्थान दिया जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव है। ऐसे में कैबिनेट में शिंदे गुट की हिस्सेदारी जरूर होगी। जेडीयू के हटने से खाली हुई जगह भी बीजेपी को मिलेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16 से 17 जनवरी को है। 23 जनवरी को नड्डा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। बजट 31 जनवरी से है। ऐसे में नई टीम 18 से 25 जनवरी के बीच बन सकती है। इस साल कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में चुनाव है। जम्मू कश्मीर में भी उम्मीद है। बीजेपी के सामने इनमें से 6 राज्यों में सरकार बचाने की चुनौती है। ऐसे में मंत्रिमंडल में वहां के नेताओं को प्रतिनिधित्व देने पर जोर होगा। सरकार की ओर से साफ संकेत है कि नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों को नई टीम में जगह नहीं मिलेगी। चुनावी साल में मोदी कैबिनेट का फेरबदल कई कयासों को बल दे रहा है। तो क्या बीजेपी अपनी हार को टालने में जुटी है? आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आज हुई बैठक का सबसे अहम फैसला मुफ्त राशन योजना को लेकर सामने आया। तो क्या है यह फैसला, देखते हैं इस रिपोर्ट में।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आर्थिक मामलों से जुड़े कुछ बड़े फैसलों का ऐलान किया गया। इससे आम जनता को वित्तीय ट्रांजैक्शन और डिजिटल लेन देन में आसानी होगी और उनको इंसेंटिव भी मिलेगा। कैबिनेट ने कम रकम के डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए 2600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मुफ्त अनाज वाली सभी योजनाओं को सरकार ने अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में शामिल कर लिया है। पहले गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों के लिए अंत्योदय अन्न योजना और ऐसी ही दूसरी योजनाएं चल रही थी, जिनके जरिए गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाता है। अब 1 जनवरी से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत ही देश भर के गरीबों को राशन दिया जाएगा। पीएम मोदी ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है। इस नई योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2023 से हो गई थी और देश के करीब 80 करोड़ गरीबों को इसका लाभ मिल रहा है। इस योजना के शुरू होने के बाद साल 2023 में प्राइमरी हाउस होल्ड और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन दिया जाएगा। सरकार की तरफ से बताया गया है कि मुफ्त राशन की योजना के नाम बदलने का मकसद देश भर में राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना है। इससे सभी राज्यों में एक जैसी व्यवस्था होगी। ये एकीकृत योजना गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में एनएफएस से 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगी। आपको बता दें, इससे पहले दिसंबर 2022 में ही मुफ्त राशन योजना को 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, यानी अगले 1 साल तक गरीबों को मुफ्त अनाज की सुविधा मिलती रहेगी। साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के बाद सरकार की तरफ से इस योजना को लागू किया गया था, जिसके तहत गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन मुहैया कराया जाता है। 2023 और 2024 चुनावी साल है। इसमें बीजेपी बड़े ही सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। इधर दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर एक और तारीख सामने आ रही है और अब माना जा रहा है कि 30 जनवरी को दिल्ली को मेयर मिल जाएगा। देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर जारी सस्पेंस के बीच दिल्ली नगर निगम ने मेयर चुनाव के लिए 30 जनवरी की तारीख तय की है। गणतंत्र दिवस के बाद दिल्ली को नया मेयर मिल सकता है। एमसीडी ने मेयर चुनाव के मद्देनजर एक प्रस्ताव के साथ शहरी विभाग को एक फाइल भेजी थी। ये पूरा प्रस्ताव मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख को अंतिम रूप देने से जुड़ा था। दिल्ली सरकार की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को मंगलवार शाम को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। अब प्रस्ताव को सहमति मिलने के बाद चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके अलावा चुनाव के पीठासीन पदाधिकारियों को मनोनीत करने के लिए कुछ पार्षदों के नाम की दूसरी फाइल भी भेजी गई है। चुनाव से 3 या 4 दिन पहले पीठासीन पदाधिकारियों का नाम तय कर लिया जाएगा। तारीख तय होने के बाद नगर निगम सचिव कार्यालय को राजनीतिक दलों को कम से कम 72 घंटे का नोटिस देना होगा। सिविक सेंटर में सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं के लिए दिल्ली पुलिस को खत लिखना होगा। दिल्ली मेयर के चुनाव के लिए दिल्ली नगर निगम की सदन की पहली बैठक 6 जनवरी को सिविक सेंटर में आयोजित की गई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच मनोनीत सदस्यों को शपथ ग्रहण कराने को लेकर खूब हंगामा और मारपीट हो गई थी। हंगामे के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था और कई पार्षदों को गंभीर चोटें भी आई थी। हंगामा बढ़ता देख दिल्ली मेयर चुनाव की बैठक को रद्द कर दिया गया था। और बुलेटिन के आखिर में बात, देश में बढ़ती जनसंख्या कैसे हो रही है विस्फोटक। संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या डिवीजन की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगले 3 महीनों में चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। इससे देश में महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। भारत में लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक इस ओर कोई खास कदम नहीं उठाया गया है। ऐसे में इस रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। वहीं अब भारत की जनसंख्या के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या डिवीजन ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि भारत की जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। आगामी 3 महीनों में भारत की आबादी सभी देशों से ज्यादा होगी और जनसंख्या के मामले में भारत सबसे आगे पहुंच जाएगा। वहीं बढ़ती जनसंख्या से भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। भारत में तेजी से बढ़ रहे 1.41 बिलियन लोगों में से 4 में से लगभग 1 15 वर्ष से कम आयु का है और लगभग आधे जो हैं वो 25 वर्ष से कम के हैं। रटगर्स यूनिवर्सिटी में साउथ एशियन हिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आड्रे रस्ट्रिचके ने कहा है कि लोगों का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में अभी संभावनाएं हैं, क्योंकि ये युवाओं का देश है। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही है। भारत ने युवाओं को प्रोत्साहित किया है। 1950 के बाद से भारत और चीन ने दुनिया की जनसंख्या वृद्धि का अनुमानित 35% हिस्सा लिया है। चीन एक वैश्विक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। संयुक्त रूप
से 2 जनसंख्या अधिक केंद्र दुनिया के लगभग 8 बिलियन लोगों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन अगर भारत की जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो भारत की आबादी इससे काफी प्रभावित होगी, क्योंकि भारत चीन की तरह व्यापार के क्षेत्र में मजबूत नहीं है और इसी कारण बढ़ती जनसंख्या भारत में गरीबी बढ़ाएगी, जो चिंता का विषय है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।